हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। बीपीएससी मुख्य परीक्षा होने जा रही है। बहुत दिनों से हम लोग सर्वे कर रहे थे, बच्चों से पूछताछ कर रहे थे कि क्या सबसे कौन सा टॉपिक सबसे गंभीर है और जिस पे हम लोगों जैसे अनुभवी आदमी को कुछ काम करना चाहिए। तो निबंध आए, ढेर सारे प्रश्न आए हैं। समय के साथ मैं उस पर चर्चा करता रहूँगा। फिलहाल ये खुशखबरी है कि आज से ये शुभारंभ हो गया और आप सबों का सहयोग चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि निबंध पे चर्चा करूँगा तो आदतन और इरादतन मेरे क्लास की का एक स्टैंडर्ड, एक मानक मैंने बना रखा है कि अच्छी तरह से पूरे बैकग्राउंड को समझा दिया जाए तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। क्योंकि इस भीड़ से अलग दिखने के लिए ये प्रयास ज़रूरी है। और लगभग 37 वर्षों का मेरा इस फील्ड में अनुभव है। मेरे अनुभव के बराबर लगभग अब 1-2 टीचर बचे हुए हैं और तमाम लंबी बात है जो करूँगा। तो गंभीर लोग ही इस क्लास को देखें, सतही लोगों के लिए क्लास नहीं है। ये मजबूर होके कह रहा हूँ, चूँकि एक कक्षा पहले ही क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा भी होगा, बैकग्राउंड भी होगा। तो आजकल ये सबसे ज़्यादा सवाल उठा कि बड़ा शॉर्ट वीडियो तो ये तो नहीं, और कुछ भी कहूँगा तो उसका साक्ष्य कोई भी हमसे ले सकता है, ओपन सोर्स से खोज सकता है। यानी मन की बात इस कक्षा में नहीं होगी, जो भी होगी अकादमिक रूप से जो प्रूवन फैक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निबंध की बात हो जाए तो शुरू करने से पहले इस मतकही को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि निबंध का जन्म कैसे हुआ, निबंध होता क्या है। इन तमाम मसलों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि निबंध है क्या और कब इसका जन्म हुआ। क्योंकि साहित्य तो जब से मानव है साहित्य है। ये अलग बात है कि लिखित रूप से बहुत बाद में है, लेकिन ऐसा मानना है कि 4 मानव सभ्यता के 4 अद्भुत आविष्कार अभी तक हुए। उसमें से एक भाषा है, जो अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, भाषा का आविष्कार और आज के समय में संचार क्रांति, जिसने एकदम उथल पुथल मचा दिया। तो भाषा की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य के अलग अलग विधाएं हैं। गद्य है, पद्य है, मोटा मोटी, फिर उसमें अलग अलग विधाएं हैं। तो ये निबंध गद्य के हिस्से में जाता है। लेकिन क्या पृष्ठभूमि रही, तो बहुत निर्विवाद है कि निबंध की शुरुआत के पीछे वही वो घटना है जो आज भी दुनिया को सुंदर बनाया है और बना रहा है। दुनिया मध्य युग से जो बदली, जो समाज बदला, उसके पीछे एक बौद्धिक क्रांति हुई और जिसको हम सब अंग्रेजी में रेनेसां और हमारे बिहारी रिनेसा भी बोलते हैं। रेनेसां, और जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब योग्य हैं और बेसिक बात समझते हैं, चूंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई है। पुनर्जागरण के बाद इससे पहले भी साहित्य था और निबंध से पहले शेक्सपियर जैसा व्यक्ति हो चुका था। लेकिन गद्य विधा में खूब लिखा जा रहा था, बेहतरीन नाटक लिखे गए, लेकिन निबंध नहीं लिखा गया। तो जो वैज्ञानिक सोच बदली, जब अनेक सोच को एक जगह पिरोने का और कोई निष्कर्ष पे कोई व्यक्ति पहुंचना चाहा, तो बहुत दिनों तक वो परेशान रहा कि कैसे।
ठीक है, नाटक में अपनी बात को सीधे सीधे कह दिया जाता है, पात्र के मुख से कैरेक्टर्स बिल्ड किया जाता है, चरित्र का निर्माण होता है और वो चरित्र अपना अलग अलग काम करता है। कविता में भावना को पिरो देना, लेकिन निबंध की जरूरत कब पड़ी कि किसी ने ये महसूस किया, किसी बौद्धिक व्यक्ति ने, कि भाई 3-4 व्यू आ रहे हैं और मैं एक ही व्यू से सहमत हूं कि यही मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं सारे व्यू को रख के काट के, चूंकि तर्क का जमाना आ चुका था, गैलीलियो हो चुके थे, कोपरनिकस हो चुके थे, भ्रम टूट चुका था, पोप का साम्राज्य खत्म हो चुका था, चर्च की सत्ता जा चुकी थी। तो उस परिस्थिति में एक फ्रांसीसी विद्वान हुआ जिसे मांटेन, फ्रांसीसी उच्चारण माउंटेन भी लोग बोलते हैं, बट फ्रांस में ट नहीं है, तो मांटेन हुए फादर ऑफ निबंध, फादर ऑफ एसे। मांटेन की एक रचना आती है करीब 1580 में, 1580 के करीब। हालांकि वो तैयार हो गई थी 1575 में ही, लेकिन फिर प्रिंटर न मिलना, प्रेस न मिलना, और मांटेन बहुत मनमौजी के आदमी थे और आलसी समझे जाते थे। हालांकि जो 1950 के बाद जो विज्ञान का खोज हुआ, उसमें आलस्य को नहीं स्वीकार किया गया है कि आलस इज नॉट ए बैड हैबिट, क्योंकि सारे आलसी लोगों ने ही दुनिया में बेहतरीन चीज़ दिया है। तो ये माना जाता है कि अगर किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो आलस्य नहीं है, वो सोच रहे हैं। चूंकि रेने देकार्ते ने एक बात कह के, सबसे बड़ा फिलोसफर फ्रेंच का हुआ, और अरस्तु को बहुत ताकत के साथ री एस्टैब्लिश करने का काम किया, तो उसने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। बहुत आलसी थे। तो उसी तरह मानतेन कई कॉन्टेस्ट में सोचते रहे, फिर लिखे। मानतेन ने फ्रांसीसी शब्द ईसाई का यूज किया, ESSAI, ईसाई संकलन आया, और लगभग 1603-4-5 तक इसके इंग्लिश भी आ गए थे। लेकिन ठीक इंग्लैंड में एक एलिट थे, पेशे से तो बहुत दिन जज रहे, भ्रष्टाचार का भी अभियोग लगा, बाद में गलत साबित हुआ, और उस आदमी ने सारे ताले की चाबी खोल दी। हालांकि हम लोग मानतेन कहीं शिष्य उनको मानते हैं, लेकिन चमत्कार कर दिया। वो चमत्कार अभी तक हमारे सामने है। कोई और नहीं, फ्रांसिस बेकन था। बड़ी अच्छी किताबें हैं, और मजेदार बात है कि आज से 70-80 साल पहले बेकन सारे स्कूल में पढ़ाए जाते थे, हिंदी में भी। अब गायब है सिलेबस से। मैं पीछे उठा के देखा तो हर कोई बेकन की चिट्ठी, बेकन की बातें करता था, लेकिन अब कोर्स से बेकन गायब है। तो फ्रांसिस बेकन, जो दुनिया को सर्वथा एक नई राह दिखाई, और इनको भी पोप पादरी का बहुत झेलना पड़ा लफड़ा। जो होता है, कोई भी आज भी इंडिया में जो करता है उसको झेलना पड़ता है। तो उस झेलने के चलते थोड़ी सत्य को ना कहा जाए, सत्य में तो इतना ताकत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली बैठ के, तो ये टेक्नोलॉजी तो सत्य से ही आया है, तर्क से ही आया है। फ्रांसिस बेकन ने ढेर सारे, करीब इनके एक 60, जिसमें से बहुत गंदे कागज थे, मैंने लगभग 58 निबंध का ट्रांसलेशन किया था 1-2 साल पहले। चूंकि मैं घोषणा कर दिया था वर्ष पूर्व की केवल निबंध और आंसर राइटिंग और इथिक्स पढ़ाऊंगा सिविल सर्विस के लिए, तो वो तैयारी में फिर मैं किसी मेगा प्रोजेक्ट में लग गया। चूँकि मैं लेखक हूँ, पहला काम मेरा लिखना है, खुद का स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन है, तो उसमें मैं फंस गया। बहुत सारा काम उसमें करता रहा। इधर बीपीएससी का बहुत दबाव आया, इष्ट मित्रों का जिनके बच्चे हैं, ये कि आप सर कुछ कर रहे हैं। मैंने बोले चलो मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये भी देख रहा हूँ कि सिविल सर्विस कहीं का भी हो, पूरे पैन इंडिया,
नंबर मेंस के बच्चों का कम होता जा रहा है और बड़ी शिकायतें हैं कि लिखना लोग भूल गए। और वाकई में ये 3-4 साल में तो लिखना लोग भूल गए। मुझे खुद अपने प्रकाशन के लिए आदमी ढूंढना पड़ता है, तो मैं संकट में हूँ। तो मैंने कहा कि इस काम को मैं करूँ, समाज को जो दे सकूं। तो फ्रांसिस बेकन के मोटा मोटी जो निबंध शुरू में लिखे गए वो मानवीय स्वभाव के निबंध थे, जिसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर समाहित करते हो। लोभ, लालच, ईर्ष्या, वासना, तृष्णा, स्वर्ग की कल्पना, नरक, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक रिश्ते, जो बदलते हुए परिवेश थे, उसके ऊपर बेकन का काम है। क्योंकि बेकन के समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो मानवीय शहरीकरण हो रहा था, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन हो चुका था यूरोप में उस ढंग के। लेकिन बेकन स्कूल में पीढ़ी दर पीढ़ी एक से एक स्कॉलर हुए। लगभग बेकन स्कूल के फॉलोअर में से 50 से ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। 50 से ज्यादा बेकन को जो गुरु मान के उस स्कूल में चलते रहे, और हर 70-100 साल के बाद निबंध का स्वरूप बदलता रहा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और शहर बदलता रहा, निबंध भी अपने विषयगत परिवर्तन को अपने अंदर समाहित करता रहा। इस स्कूल का जो सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति है, जो जिनकी मैं आराधना करता हूं, पूरी दुनिया करती है, वो है बर्ट्रैंड रसल। रसल कमाल के हुए, मतलब 20वीं सदी में का सबसे बड़ा आदमी बर्ट्रैंड रसल हुआ। इतना आप समझिए, बर्ट्रैंड रसल ये क्या नहीं थे। साइंस के टीचर थे, गणित के टीचर थे, कंप्यूटर साइंस के, और 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का। रसल की लगभग, और मनोविज्ञान पे गजब काम है, मस्तिष्क को पढ़ने का काम रसल ने किया, अद्भुत है। फिर जिसको आप सब लोग जानते हैं, हमारा भारत कोस कोस के पानी पी पी के जिसको गाली बकता है पॉलिटिकल मोर्चे पे, वो भी शिष्य थे, वो भी बेकन स्कूल के ही परंपरा थे, बेकन स्कूल के थे। और वो कोई और नहीं, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को एक निबंधकार के रूप में मैं बहुत सम्मान देता हूं। लॉर्ड मैकाले, जिसको सबसे ज्यादा भारत में गाली दिया गया, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं, वो बहुत सम्मान देते हैं मैकाले को। लेकिन नेताओं ने बेवजह अंग्रेजी के चक्कर में गाली बका। अब तो बुझ जाना चाहिए कि मैकाले गलत नहीं था कई अर्थों में। ठीक है, उपनिवेशवाद का था। तो मैकाले कौन था? मैकाले 19वीं सदी में, यानी बेंटिक के समय, 1825 से 27 से 29 तक, 26 से 29 तक, वो एक तरह से गवर्नर जनरल में आया था कानूनी सलाह देने। तो भारत में शिक्षा के लिए 1813 के ही एक्ट में वैज्ञानिक टेम्परामेंट और लिटरेचर के लिए ₹1,00,000 का प्रावधान कंपनी ने किया था। बड़ी डिबेट चली, बड़ा लड़ झगड़ के ये हुआ कई बार। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कंपनी को शुरू में थी कि उसी समय भारत में आया था जिस समय अमेरिका उसके हाथ से निकल गया। तो 100 साल तक एजुकेशन पे बहस होती रही, लेकिन कंपनी के कोई डायरेक्टर तैयार नहीं होते थे। हालांकि मिशनरी इस पे बराबर, अंत में 13 में हुआ। वो पैसा खर्च नहीं हुआ। तो बेंटिक ने कहा कि भाई इस बजट को, बजट में है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है, कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए मैं माफ करता हूं मैकाले को, चूंकि मैं उसकी सीमा को जान गया। इसके लिए पूरी लाइब्रेरी को देखना पड़ा जो कलकत्ते में थी, और
उस लाइब्रेरी के इंडेक्सिंग जब देखा तो लगा कि इसकी गलती नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी। तो इसने जो चिट्ठी लिखी, मतलब जो रिकमेंडेशन दिया, जिसको मैकाले का आप चार्टर कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, गवर्नर जनरल को जो सबमिट किया, वो 18,000 समथिंग वर्ड का है। उस चिट्ठी में इसने सारे पक्षों को रखा कि भारत कहां स्टैंड कर रहा है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। उसमें 2 गलतियां उसने किया। जो उसने कह दिया कि भारत और अरब में कि लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें हैं वो हमारे ब्रिटेन के किसी सेल्फ में भी उससे बेहतर है। मतलब एक छोटा सा किताब के छोटी अलमारी का एक खाना में उससे बेहतर है। वो गलती किया। चूंकि इस समय अगर अरबी में लिटरेचर डेवलप नहीं होता तो अंग्रेज कभी भी, आज भी जो स्थिति थी, वो भूखे मरते और एशिया ही राज करता। चूंकि सबसे ज्यादा व्यापार फ्रेंडली कल्चर किसी ने दिया तो इस्लाम ने दिया। तो व्यापार की शुरुआत उसने किया, सारा रूट उसने निकाला, सारे मैप उसने बनाए और फायदा मार गया। समुद्र किनारे रहते हुए, देखते हुए, व्यापारियों को समझते हुए, वास्को डी गामा और कोलंबस। उसके बाद इन लोगों ने तहलका मचा दिया। तो लेकिन उसके जो तर्क हैं, अब एक जगह उसके तर्क हैं कि भारत के लोग, एक जगह वो कहता है कि इनकी ऑनेस्टी, इनकी नैतिकता एट पार है, तो यूरोप के बराबर है, इसलिए थैंक्स। कि अगर नैतिकता का पतन अगर हमको ढूंढना है तो हमको समझ जाना होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम नैतिक थे। ऐसा कोई एविडेंस रिटेन इतना जबरदस्त एविडेंस के साथ नहीं है। यानी हमारा समाज अनैतिक बना तो उसमें अंग्रेज का भी योगदान था, और वो फास्ट हुआ द्रुत गति से। जो परिवर्तन हो रहा है वो वर्तमान व्यवस्था का दोष है। इसके लिए एक लैंडमार्क मिलता है, रिटेन नेट पे है, कोई भी हालांकि बहुत अंग्रेजी टफ है, और कभी मैं उस चिट्ठी को मैं दूंगा आपको। उसके बाद फिर लिखता है कि बताओ समुद्र मंथन की बात, चूंकि उसको हाथ लग गया क्या पुराण सब। चूंकि एशियाटिक सोसाइटी में जो ट्रांसलेशन हुआ वो पर्शियन किताबों का हुआ, और हिंदी में जिन चीज़ों का हुआ वो, या संस्कृत से अंग्रेजी में जिन चीज़ों का हुआ वो धार्मिक ग्रंथ थे, खासकर पुराण थे। अगर उसे उपनिषद मिला होता तो पुराण गप का तो अड्डा है ही। तो समुद्र मंथन और उससे मक्खन और दूध, मतलब गजब कि उससे मक्खन दूध निकलता है किसी भी चीज़ से, और उसमें स्त्री का निकलना या जो कुछ भी है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कि हाथी का निकलना, उस पर वो खिल्ली उड़ाता है। उसके बाद कहता है कि अगर ऐसी शिक्षा है और ऐसे पुस्तक है तो इस शिक्षा को देकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो तार्किक है, और उसके पक्ष में दिया। बल्कि अपने फादर को एक चिट्ठी भी लिखा कि 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के लोग भूल जाएंगे वो अपनी सारी संस्कृति और बात को। यहाँ उसकी मूर्खता थी, हिंदुस्तान का लोग गालिब के शब्दों में, जब कलकत्ता गालिब गया था, गालिब से किसी ने पूछा, बोला अरे अद्भुत, ये शहर 100 साल पीछे है और 100 साल आगे भी है। तो वही हिंदुस्तान है कि अजीब स्ट्रटिफिकेशन है, स्तरीकरण है समाज का। कुछ लोग बहुत फास्ट हैं, कुछ लोग आज भी क्या कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो चीज़ों को, लेकिन जो तर्क रखता है वो ऐसे है। मुझे ऐसे से मतलब है, मुझे उसकी ऐतिहासिकता की आलोचना करूं तो मैं खंडित कर दूंगा उसको। लेकिन निबंध जो लिखा जाता है कि एक दूसरे से विचारों को रखकर कंक्लूड करना, जो मानतेन ने किया, जब अलग अलग विचार आए तभी यह विधा जन्म लिया। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उसके बाद इधर जब हम हिंदी साहित्य में आते हैं तो जब निबंध के बारे में आप पढ़ेंगे तो
बहुत सारे ऐसे संस्कृत के रचनाओं को भी निबंध स्टाइल कहा गया है। लेकिन जो आधुनिक आज जो निबंध है वो मनोवैज्ञानिक और फिलोसफर के हिस्से में चला गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया का कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां अच्छे निबंध लिखे बिना आपका नामांकन नहीं हो सकता। डेट इज कॉल्ड एसओपी। तो आप एसओपी जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं कि क्यों इस विश्वविद्यालय में आपका नाम लिखा जाए, तब आप समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी पे फैसला होता है नंबर के अलावा, और वो घर से लिखने देता है। तो लिखने के जो गुण हैं, आज भी बीपीएससी अगर कर दे यूपीएससी घर से निबंध लिख के आओ, वही हाल होगा। सॉरी, चूंकि स्रोत क्या है और लिखने एक दिन में आने वाली कला नहीं है, वही हाल होना है। वो बुक फ्री कर दे, सब कर दे, अगर मैं रहता सब कर देता, फिर भी कहानी वही होनी। इसीलिए ओपन बुक वर्ल्ड में जहाँ भी है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने भी आईएफटी की परीक्षा दी है ओपन बुक। जो लोग बुक खोजते रह गए, लिखना उतने कम समय में बहुत मुश्किल है, किताबों को भाषा आपकी खत्म हो जाएगी। खैर, तो हिंदी साहित्य में बात चली, लेकिन बड़ी ईमानदारी से हमारे जो हिंदी में निबंध को सबसे ज़्यादा मजबूत किए वो रामचंद्र शुक्ल ही हैं। उन्होंने बहुत सारे बेकन के निबंध का भी उन्होंने अनुवाद किया, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उन्होंने भी कहा कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ही सबसे अच्छे निबंधकार थे, और जो लोग हैं उसके बाद ही आते हैं। तो भारतेंदु बिल्कुल, अब भारतेंदु की किसी भी कृति को देखें, वो नाटक ही क्यों है, तो आप देखेंगे कि क्या है, बहुत क्रिटिकल भारत की दुर्दशा का क्या हाल है, भारत के लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को साहित्यिक लहजे में, बिना फिगर में दिए हुए आंकड़ों में वो बात को रखते हैं। तो इस तरह से निबंध एक विषय के रूप में स्थापित है। ये बैकग्राउंड हुआ कि निबंध के लिए एक बैकग्राउंड बनता है, और समय के साथ निबंध का लालन पालन होता है। जो सब्जेक्ट आज आ गए वो भी निबंध का विषय बन जाता है। धन्य है कि 1980 के बाद निबंध को प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पीछे धकेल दिया गया था। जो सिविल सर्विस में मेजर चेंजेस हुआ जनता पार्टी सरकार में, तो बहुत सारे चेंजेस निबंध पर पड़े। बहुत खुशी की बात है कि 93 में निबंध सिविल सर्विस में फिर से आया, और बीपीएससी के लिए धन्यवाद देता हूं कि ये तीसरा एग्जाम आप लोग देंगे जिसमें निबंध को रखा गया। चूंकि और इतना प्रॉम्प्ट है, अगर आप, मेरा वादा है कि मेरे साथ 10 पैसा भी निबंध लिखना ऐसे सीख लिए तो मेरा भाग्य भी खुल जाएगा, आपका तो खुलेगा ही, मैं भी कुछ अच्छा कर जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सीरियस लोग आइए, और मैं पूरा कंप्लीट कोई ऐड ऑन करने आया हूँ, कोई तैयारी नया कुछ भी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ भी आपको ये नहीं कहने जा रहा हूँ। समय कम है, अप्रैल में एग्जाम है, बीपीएससी का मिजाज सुपर फास्ट है, इसलिए 40 से 45 दिनों में मैं मास्टर कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ, उसी मिट्टी से मैं भी हूँ, उसका भी ऋण उतार दूंगा कि कहाँ क्या गलतियाँ होती है। क्योंकि वो गलती हम लोग भी किए थे, लेकिन वक्त के साथ उसको हमने सीखा। तो इस ढंग से निबंध को समझना होगा। अब चलिए इस टॉपिक की अब बहुत आप लोगों के लिए काम की बात पे आ जाता हूँ। इतिहास से निकालता हूँ, आपको लंबा नहीं रखना चाहता हूँ। बड़ी चीज़ों पे मैंने देख रहा था 2-3 दिनों से, जब क्लास से पहले मैंने देखा कि निबंध पे क्या स्टैंडर्ड हुआ। पहले देखा था 1-2 देखा, ढाक के 3 पात, वही कोई कह रहा है कि वैज्ञानिक निबंध, सोशियो इकोनॉमिक निबंध, साहित्यिक निबंध। ठीक है, निबंध है तो सब्जेक्ट, तो इतने सब्जेक्ट हम बांटेंगे और माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, तो बटेगा ही। लेकिन डे 1 से
निबंध में वर्चस्व एक ही चीज का रहा है। अच्छा, कुछ अंग्रेजी वाले भी हमको कह रहे थे भाई आपका भी क्लास में कर सकता हूँ, इस पे मैं बात करूँगा, लेकिन पहले हिंदी ज़्यादा है तो देख ले। देखिए, दो शब्द आपने सुना होगा, एक होता है मूर्त, मूर्त, एक होता है अमूर्त, कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट। बस निबंध की कहानी इसी दोनों का द्वंद्व है। तीसरा कोई क्लास निबंध का कहे वो फिर वो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन बन जाएगा, और ऐसे वो सब चक्कर में मत पड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए। निबंध की शुरुआत अमूर्त से ही हुई थी, और आज भी अच्छे निबंध वही हैं जिसमें अमूर्तता है। चूंकि संकल्पना, सोच, अभी तक का आपका मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विचार अमूर्त में ही झलकेगा, मूर्त में तो कुछ नहीं। जैसे हम लोग बिहार में बड़ा अच्छा है कि इसमें बहुत मुहावरे लोकोक्ति को जगह दे दिया। हम लोग बचपन में सुनते थे कि अंधे को हाथी दिखाया गया तो उसने उसका विवेचना जो की, तो विवेचना क्या है? वही विवेचना तो अमूर्त है कि जो उसने इस पूरे संसार से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हासिल किया अनुभव, उस अनुभव को तर्क के ऊपर सवार करके उसको एक्सप्रेस करता है, उसकी अभिव्यक्ति देता है। तर्क है बेस में, सवारी वो तर्क का करता है, और बांटता और बाँचता क्या है? अनुभव। तो अमूर्त निबंध उसको कहते हैं जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये संसार सत्यम शिवम सुंदरम होगा, ये कल्पना पे। माफ कीजिएगा, आजकल तो दिल्ली में हूँ, पॉलिटिकल ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि लगता है कि ओ सरकार तो सबका दुख खत्म कर देगी, चाहे नौजवान हो, औरत हो, विधवा हो, अद्भुत करेगी कुछ नहीं। उस एक सीमित साधन है, और उस साधन में ऐसे लुभावने चल रहे हैं। ये फेज चलेगा, ये भी दौर हम लोगों को देखना पड़ेगा भी लंबे समय तक। क्या होगा शिक्षा का, क्या आपकी नौकरी का होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अद्भुत बात है। तो पूरा अमूर्त है। मूर्त वो है जिसको आप देख रहे हैं। अगर अमूर्त चिंतन नहीं होता तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो केवल हाइपोथेटिकल होता है, केवल वो कल्पना करता चला जाता है। और एक से एक बच्चा पढ़ रहा है, कल्पना कर रहा है, अपने बाप को हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कर रहा है, नहीं नहीं मेरी पढ़ाई हो गई, और आता है और कैफे में मिल के खोलता है एक कल्पना जो फेसबुक के नाम पे हम सब उसके दीवाने हो गए। एक आदमी 10वीं 12वीं पास है, 12वीं भी नहीं कर सका, और कैलियोग्राफी के क्लास में जाता था। सब आदमी सुन लीजिएगा, स्टीव जॉब का है, बेहतरीन है, जो हर आदमी को सुनना चाहिए, और कंप्यूटर का में इतना अच्छा वो कर जाता है। तो कल्पना, ये संसार अगर बेहतर है तो अमूर्त से। नंबर भी अमूर्त निबंध में आएगा। मूर्त निबंध को तो आप डाटा से इतना भर दीजिएगा कि वो रोचक लगेगा ही नहीं, वो जीके का आंसर हो जाएगा। इसलिए मत उसको सोचिए ही नहीं विज्ञान का है, साहित्य का क्या है। ये सोचना अपने को धोखा देना है। निबंध है, क्या करना है? निबंध बिल्कुल, आप एक चीज आप सब लोग देखते होंगे, लीग मैच आजकल खूब चल रहा है, वर्ल्ड कप है, T20 चलेगा, क्या चलेगा? 10-20 मैच होंगे, 25 मैच होंगे, जितने टीम होंगे सबके बीच मैच होगा, और अंत में निष्कर्ष के तौर पे विजेता एक ही होगा। तो निबंध यही है, जितना थॉट, हालांकि ये भी नहीं कि अनब्रिल्ड मतलब अनकंट्रोल मत कीजिए, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 4 विचार को लेकर चलिए, चूंकि शब्द सीमा है। अगर 800 में कहते हैं तो आप 700 वर्ड में ही लिखिए, राइटिंग अच्छा लिखिए। चूंकि ये बात कभी नहीं भूलिए कि गांधी जी ने जो कहा था
राइटिंग पे सही है। मैं बताऊं कि दुनिया का आज भी सर्वे होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही आदमी होगा जो बीबीसी ने 1999 में किया था। वो कोई और नहीं, कार्ल मार्क्स था। कि दुनिया में उससे बड़ा चिंतक कोई हुआ ही नहीं। सब लोग थे, सबकी वोटिंग हुई, अरिस्टोटल से लेकर और कार्ल मार्क्स जिसके खुद चाहता थे, डार्विन तक थे, आइंस्टीन तक थे, कहीं दूर दूर तक नहीं मार्क्स के सामने कोई टिके। 1999 में जब मार्क्सवाद का पतन हो गया था, जब मार्क्स की जीवनी पढ़िएगा तो एक जगह आपको रोना आ जाएगा। मार्क्स बहुत गरीब थे, मतलब ठीक फैमिली से थे, लेकिन फादर जो चाहते तो किए नहीं, वकील बने नहीं, और वकालत में उनका मन उन लगा नहीं। वो तो सोशल साइंटिस्ट हो गए और दिन भर क्रांति और लिखना। तो लेकिन जब परिवार में बच्चे हो गए तो परेशान होकर उन्होंने रेलवे की एक नौकरी का दरखास्त दे दिया। देखिए उस रेलवे की नौकरी में 0 नंबर लेके आए कार्ल मार्क्स जैसा आदमी। कारण क्या था कि उनकी हैंडराइटिंग को पढ़ना बहुत मुश्किल था। आज भी नेट पे है उनकी राइटिंग, मार्क्स खुद स्वीकारते हैं। तो राइटिंग यार 600 वर्ड में ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है 800 कहता है तो 800 में ही दो। संतुलित लिखो और खूबसूरत लिखो। मैं नमूना दूंगा आपको, 68वीं का मैंने तैयार कर दिया आंसर, 69वीं का 1-2 दिन में दे दूंगा। और लिखो, कोशिश करो, हो जाएगा। और कहाँ ठगना है ये भी मैं क्लास में बताऊंगा। ठगना मीन्स कि कैसे चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेना है, उसे ठगना नहीं कहते हैं। हर जगह ट्रिक लगना चाहिए। आप युवा हैं, हर जगह गणेश मार्ग होता है। गणेश मार्ग का मतलब आप सब समझ गए होंगे कि कार्तिक और गणेश की जो कथा है वही है कि कार्तिक मार्ग था, दोनों को कहे कि संसार घूम के आओ। कार्तिक जी चल दिए कि अपना सवारी अच्छा था, और गणेश जी कहे आप ही तीनों लोग हैं, दोनों घूम गए। तो गणेश मार्ग सब जगह है। तो गणेश मार्ग पर चलना अपराध नहीं है, वो आपका प्रति उन्मत्तित्व है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आपका अनुभव है। तो गणेश मार्गी बनिए, लेकिन संभल के, एटलीस्ट 2 से 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि संभलेगा नहीं। बहुत कुछ ऐसा है आपके मन में है तो ठीक है, 4 विचार को ले लीजिए। तो पहले एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए जो आप पढ़ लेंगे, उसको मैं पढ़ा के समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब एक सवाल उठता है कि अच्छा इंट्रो क्या होता है। तो देखो भाई, दुनिया में जो मानक डिफिनीशन है कि अच्छी प्रस्तावना क्या है, आजकल तो इंटरनेशनली जितने भी बुक हैं सब में क्लियर कर दिया गया है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करना है। क्योंकि बहुत शॉर्टकट का जमाना है। पहले टेलीग्राम होता था, हम लोग जब पढ़ते थे दिल्ली में, पैसा वैसा घटता था तो एक टेलीग्राम करते थे, तो उसमें पैसा लगता था 1-4 आने वर्ड, तो 2 ही वर्ड में हो कि घर वाला घबराए भी नहीं, 1 रुपया में काम चल जाए। तो उसी तरह से बहुत अच्छा 25 से 30 शब्द में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भीतर कहने जा रहे हैं। अब एक ही टॉपिक पे इंट्रो बना दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। अगर आप 3 तर्क को लेके चल रहे हैं तो तीनों को रखिए, निष्कर्ष को छोड़ दीजिए और उसके बाद क्लियर कीजिए पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और निष्कर्ष। आप जिसके साथ है, ऐसा संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके श्याम और श्वेत पक्ष नहीं होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा। एक पक्ष हो ही नहीं सकता। अगर है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग में कमी है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वाक्य विन्यास की बात जो आप कर रहे हो, खटखट दूसरा भी समझ जाए कि ऐसे ऐसे करके नंबर देता चले, खुश हो जाए। और निष्कर्ष बहुत ठोस होना चाहिए। अगर बीच में आप संदर्भ डालते हैं, जो आजकल डालने की परंपरा नहीं है, तो अति उत्तम है। चूंकि उत्तर मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई बात कही है, बहुत बड़ा व्यक्ति उस चीज का अथॉरिटी है, उसने कही है, तो उस बात को रखना होगा आपको। ये कला सीखनी होगी नंबर लूटने के लिए। सीधे अगर कहेंगे तो आपके मन की बात होगी। हो सकता है कि आपका एग्जामिनर बहुत पढ़ा लिखा हो, या हो सकता है कि बहुत कुछ नहीं उस चीज़ को समझ रहा हो, फिर
तो दोनों केस में आप अगर कुछ कोट करते हैं तो उसकी महत्ता आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन कोट किसी को नहीं कर देना है, वो भी सिखाऊंगा ट्रिक कि आपके पास जो नॉलेज है उसी में से कैसे कोट कर सकते हैं, कैसे उसमें से कोट निकाल सकते हैं और अपने पक्ष में क्या दे सकते हैं। यानी आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है। मान के चलिए कि जैसे दो वकील लड़ता है, दोनों अपनी अपनी बात को रखता है, लेकिन जीतता कौन है? जिसके पास साक्ष्य होता है। तो समझिए कि ऊपर की जो बात रख रहे हैं वो उस वकील की बात को, और दूसरा अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, उस टॉपिक को बचाने के लिए उस बात को रख के और कंक्लूड कर दीजिए। और ये इसके लिए आपको याद रखना होगा कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, और असरी आवत जात है सिल पे परत निशान। यही एक फार्मूला है जिसको आजकल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डिलिबरेट प्रैक्टिस के रूप में कोट करते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, बोले कि डिलिबरेट प्रैक्टिस बच्चों को बोलो करने के लिए। हम बोले भाई ये बात बहुत पहले हमारे यहाँ कहा जा चुका है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। और हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग पोखर से कुएं और इंडा से पानी निकाले हुए हैं, तो सील पे खूब निशान देखे हुए। तो वही करना होगा। यानी आज से आप मेरे संग हैं, जितने लोग हैं सबके निबंध को खुद देखूंगा, डिस्कस करूंगा, चाहे जो भी समय लगे, और उसको प्रतिदिन अब आपका दायित्व कि चूंकि पीछे आपने कितना अभ्यास किया मैं नहीं जानता, लेकिन ये मानना है कि एक पढ़े लिखे मनुष्य को प्रतिदिन डायरी लिखनी चाहिए, और कम से कम उस डायरी का, अगर वो 10वीं से नीचे है तो 150 वर्ड, 10वीं से ऊपर है तो 500 वर्ड। आपको तो 1000 वर्ड लिखने की आदत डालनी चाहिए। हम तो प्रिस्क्राइब 5000 वर्ड बोलते हैं। तो केवल निबंध पे ही नहीं, और चीज़ को लेकर पढ़ना बंद कीजिए। खासकर जिन लोगों ने प्रीलिम्स कर लिया, अब लिखना शुरू कर दीजिए। पढ़िएगा और डेली ये टॉपिक पढ़ ले, टॉपिक पढ़ ले, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मत रहिए। अब बहुत अच्छा पढ़े हैं, केवल अरेंज कीजिए, अपने को अरेंज कीजिए। जो भी गोडाउन में आपके नॉलेज है, माल है, उसको ठीक से बेच लीजिए। अगर ये 3 महीना किसी ने प्रैक्टिस कर दिया, और किसी भी आंसर को मैं देख के बता सकता हूँ कि कहाँ क्या ऐड ऑन कर देना है, मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि ये निबंध के साथ आंसर राइटिंग का भी क्लास होगा, तो वो सहयोग मैं करने को तैयार हूँ। तो उस ढंग से आपको खुद फायदा मिलने लगेगा। और नहीं कुछ मिले, अरे यार नौजवानों, प्रेम पत्र लिखो ना। एक हाइपोथेटिकल किसी से प्यार कर लो और उसको लिखो चिट्ठी। वो डायरी थोड़ी कोई देखने जा रहा है, लेकिन नाम बदल दो तो लिखो। उससे क्या होगा कि अभिव्यक्ति की जो स्पष्टता है, जो क्लियरिटी है, वो सामने आएगी, और आपको लगेगा कि कैसे क्या कमी रह गई, क्या छूट गई। जब खुद पढ़ोगे तो, क्योंकि उस समय एकदम से तूफान मस्तिष्क में पैदा होता है, उम्र कम है, तो वो तूफान को कलमबद्ध करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। वैसे ही लिखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। पढ़ने लिखने में लिखना बहुत कठिन काम है, और उस कठिन काम को आप करने जा रहे हो, करना जरूरी है। क्योंकि निबंध का स्तर अच्छा होगा तो आपके दोनों पेपर जीएस में बहुत अच्छा कर जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। बड़ा अच्छा बीपीएससी का सिलेबस है, क्योंकि नीचे तो आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब उसमें केवल पासिंग मार्क्स। निबंध का प्रभाव सब जगह आएगा, और निबंध की ठीक तैयारी कर लोगे तो जीएस में वैसे भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। जिनका मैथ नहीं है उनके लिए तो और वरदान है, क्योंकि फिर वो फंसेंगे स्टार्ट में, और इसलिए उनके लिए तो वरदान है। तो निबंध का मैं रेगुलर क्लास ले चुका हूँ। अब मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास चले, और मात्र 99 रुपये में एक क्लास अभी होगा, केवल निबंध और आंसर राइटिंग के अंदर, जिसमें मैं निबंध लिखना भी सिखाऊंगा, लिख के ढेर सारे निबंध दूंगा, और जो एक बहुत डेंजरस पार्ट 3 है, उस पर मेरे पास खजाना है, क्योंकि बहुत दिन से इस पर काम करता रहा हूँ।
तो लगभग मैं 200 से 300 लोकोक्तियाँ का एक्सप्रेशन दूंगा। आप जो समझते हो उतना आसान नहीं है लोकोक्ति को एक्सप्रेस करना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो दूंगा। आंसर राइटिंग में विगत परीक्षाओं का दूंगा, बहुत सारे चीज़ों का देता रहूँगा। और आप लोगों को इंटरेक्ट करना है, डेली आप हमको भी होमवर्क दो, मेल पे भेजो। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि टेलीग्राम पे भी जाए। और जिनके पास पैसा नहीं है वो हतोत्साहित मत हो, वो भी संपर्क करो ऑफिस से, कुछ ना कुछ करूँगा। हालांकि 99 रुपया कुछ नहीं है। इस कोर्स का बेसिक प्राइस हमने 1099 रखा था। मेरे ऑफिस ने कहा कि 1099। हम बोले नहीं, अरे बिहार के हम सब हैं, पूरी टीम बिहार की है, चलो 99 से करते हैं, फिर देखेंगे। और मैं जो सीरियस लोग हैं वही ज्वाइन करें, वरना मज़ा लेने के लिए क्लास नहीं है, मनोरंजन के लिए क्लास नहीं है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले एमपी, उत्तर प्रदेश, कोई भी निबंध के लिए ले सकता है अभी 99 रुपये में। कोर्स का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि हम भी अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई पे चलेंगे, बाजार के रूल का मैं अपवाद नहीं बनूंगा। ऐप बेस्ड क्लासेस होंगे, ऐप पे होगा। जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन या आपसे इंटरेक्ट करना आपको होगा, आप बुलाओगे तो लाइव भी आएंगे। तो लाइव जो होगा वो यूट्यूब लाइव होगा, ताकि दूसरे को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और जो क्लासेस होंगे वो उसके थ्रू होंगे, ऐप के थ्रू होंगे। अब जितने भी क्वेरी हो वो लाओ, आप सॉल्व कराओ, मत घबराओ, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन रिजल्ट करके दिखाओ। बस आज इतना ही, फिर कल पिछले साल के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उस पर करेंगे, 1-2 दिन के बाद शुरू करेंगे। अच्छा, एडमिशन के लिए आप मिस्टर मनीष कुमार, इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो सब देखते हैं, उनसे बात कीजिएगा। और वो बैंक के थ्रू ही जैसे होता है। 99 रुपया रखा गया, ओनली 99, 100 में 1 रुपया कम। वैसे प्राइस है 1099, लेकिन फिलहाल 99 है। फिलहाल कितने दिनों तक है ये मुझे नहीं पता, ये कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन और कोई भी आ सकता है, लेकिन उसकी गारंटी कि सीरियस आदमी आ जाए। एक आदमी भी अगर आ गया तो मैं अच्छा नहीं महसूस करता हूँ। एक कारण ये भी था कि मैं यूट्यूब पे बंद कर दिया था कि नॉन सीरियस ज़्यादा हो गया हुआ है मामला। चटक पटक कुछ भी नहीं होगा, सीधा अपने ज्ञान और अपने अनुभव से आपके बीच होऊंगा। जय हिंद।